मगर ज़रूरी नहीं है कि जो बीजेपी डिसीजन ले रही है वो मुझे मंजूर है या मैं उस हर डिसीजन का समर्थन करूं। मुझे लगता है कि हम लोग इन अ जिफ़ी कुछ भी करी जा रहे हैं। हम एक प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे। हम आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रुचि चौहान खान जी से, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और क्योंकि इनकी वाबस्तगी जो है यूथ के साथ रहती है, स्किल डेवलपमेंट के जो इनके प्रोग्राम्स रहते हैं उनके साथ जो इनका उठना बैठना रहता है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे मुद्दे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिस तरह से डोमिसाइल जो लाया गया उसमें अमेंडमेंट की गई थी, उस पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे मैम से। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू अरफाज। डोमिसाइल के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डोमिसाइल में जो हमने मतलब अपनी बड़ी कंफ्यूजन जैसी क्रिएट कर दी है। पहले हमने डोमिसाइल लॉ हमने मतलब डिक्लेयर किया जब, तो 7 इयर्स का हमने बोला कि 7 इयर्स तक की उनकी यहाँ पे रिहाइश रहनी चाहिए है। और फिर थोड़ा सा अप्रोर हुआ कोई, और फिर हमने उसको चेंज कर दिया। हमने कहा जी नहीं, अब 15 साल की कर दो। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये डोमिसाइल लॉ हमने जो किया था, हम स्टेट को इंटीग्रेट करना चाहते थे इंडिया के साथ। मतलब हम कश्मीर की जो डोमिनेशन थी वो ख़त्म करना चाहते थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं अपने बीजेपी के, क्योंकि मैं बीजेपी की समर्थक रही हूँ, आज भी हूँ। मगर ज़रूरी नहीं है कि जो बीजेपी डिसीजन ले रही है उसके हर डिसीजन का मैं समर्थन करूँ। मेरी अपनी भी राय कुछ हो सकती है। और अगर बीजेपी कहीं कुछ मतलब कन्फ्यूजन में डिसीजंस ले रही है, जो कि हम टाइम बाय टाइम मतलब हमारे एक्शन से ये हो रहा है, पता चल रहा है कि बीजेपी मतलब जम्मू कश्मीर के मामले में टोटली मतलब कंफ्यूज्ड है। उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कैट का डिसीजन लिया, फिर उसको वापस लिया। B.R. शर्मा जी की अपॉइंटमेंट हमने की एज PSC चेयरमैन, फिर हमने उनको वापस ले ली, अब फिर से कर दी। और इसी तरीके से हमने डोमिसाइल लॉ को इन्वोक किया, 7 साल का किया, अब 15 साल का किया। मगर कहने की बात यह है कि क्या हमें इससे कोई फ़ायदा हुआ? क्या हमारे मतलब जम्मू जम्मू के लोगों को, मैं जम्मू की बात करती हूँ सबसे पहले, कि जम्मू के लोगों को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है? इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम कश्मीर की डोमिनेशन ख़त्म करने के लिए कर रहे थे। लेट मी एज्यूम कि कश्मीर की डोमिनेशन, हम कहते हैं जी कश्मीरियों ने ज़्यादा नौकरियां ले ली, कश्मीरियों ने अपनी डोमिनेशन दिखाई। कश्मीरी पर से पॉलिटिकल पार्टीज़ वो अपने लोगों को एकोमोडेट करते रहे, वो अपने लोगों का काम करते रहे, और जितने भी बेनिफिट्स थे उन्होंने अपने लोगों को दिए। मगर आम आदमी कश्मीर का भी खुश नहीं था उनसे। सो इसीलिए कश्मीर में हमेशा अनरेस्ट रहा है। कश्मीरी हमेशा मतलब दे यूज टू लुक अप टू द पॉलिटिशियंस कि ये शायद हमारी मदद करेंगे। और पॉलिटिशियंस थे, उनका अपना एजेंडा था, वो हमेशा अपने लोगों को अपने लिए काम करते रहते थे। इनफैक्ट दे हैव लूटेड आवर स्टेट ड्रास्टिकली। मगर अब हम जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इसका कोई डोमिसाइल का हमें फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम 15 इयर्स की बात कर रहे हैं, तो 15 इयर्स में जितने भी हम आउटसाइडर्स को देखें तो वो सारे जम्मू में रह रहे हैं। हार्डली 1% भी, आई कैन मेरे को एक्चुअल उसका नहीं पता है, बट 1% भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है इंडियन जो हमारे कश्मीर में रहती हो। तो उनके लिए सेफ प्लेस जो है वो जम्मू है। वो जम्मू में घर लेके रहते हैं, वो जम्मू में ही अपना मतलब बच्चों की एजुकेशन देते हैं। जितने भी बाहर के लोग आए हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए सेफ जगह है जो जम्मू रही है, तो जम्मू में ही रहते हैं। वैसे ही हमने POK के जो रेजिडेंट रहे हैं उनको हमने मतलब स्टेट सब्जेक्ट का वो दे दिया है। चलिए POK के रेजिडेंट्स को हम मान लेते हैं कि वो हम उनको ओन करते हैं, वो हमारे अपने हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी मतलब सिटीजन्स उनको कंसिडर नहीं किया जाता, वो हमारे लोग थे, वहाँ चले गए, अब हमने उनको ओन कर लिया। बट मुझे ये बताइए कि जो मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या मतलब और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो बाहर से जम्मू में आए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, या बिजनेसमैन हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जो जहाँ यहाँ पे आके रह गए इतने सालों से, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 15 साल से, तो उनका मतलब क्लेम हो गया हमारे इस पे। तो पहले हमें कश्मीरी लोग डोमिनेट कर रहे थे, मतलब कश्मीर की डोमिनेशन थी।
अब बाहर वालों की रहेगी, तो जम्मू की अपनी आइडेंटिटी कहाँ गई? हमारा मतलब हमारी लिगेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमारा दरबार मूव का जो ट्रेंड था अभी टेम्पररी इन्होंने वो भी बंद कर दिया और कह रहे हैं कि देयर अ इम्प्रेशन कि ये दरबार मूव का भी वो बंद कर देंगे। तो ये हमारा डोगरा कल्चर या कश्मीर मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की जो लिगेसी थी, जब रेफरेंडम हुआ, ये जब एसेशन हुआ महाराजा ने, उसमें स्पेशली एक कंडीशन रखी थी इंडिया के साथ मिलने के लिए कि मेरे जो यहाँ के लोग हैं उनको ड्यूल सिटीजनशिप दी जाएगी, उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। तो इसीलिए हम प्रिविलेज्ड फील करते थे, चाहे वो कश्मीरी हो या जम्मू का वासी हो, सब लोग प्रिविलेज्ड फील करते थे। हमारी वो लिगेसी आपने छीन ली। तो हम मेरे को पूरा यकीन है, क्योंकि मैं बच्चों में रहती हूँ और मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सेंटर्स चलते हैं, ट्रेनिंग स्किल सेंटर्स चलते हैं, तो मेरी वाबस्तगी बच्चों से है। हम एम्प्लॉयमेंट को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, हम इकोनॉमी को नहीं एड्रेस कर रहे हैं। हमारी 52.78 पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है बट जॉबलेस है, हम उनको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो अनरेस्ट तो रहेगा। मेरा अपनी गवर्नमेंट से ये अनुरोध है, एक विनती है कि वो सबसे पहले अगर मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों को वो कुछ रियली कुछ करना चाहते हैं तो डोमिसाइल लॉ पे फिर से एक बार इनको विचार करना चाहिए। इन अ जिफ्फी, इन अ हरी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कौन लोग हैं जो जम्मू के बारे में फीडबैक देते हैं। जो भी फीडबैक देता है या जो भी एक सेल इनकी स्टडी कर रहा है जम्मू कश्मीर की, उसकी स्टडी कहीं बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है और वो लोगों से कनेक्टेड नहीं है, वो आम आदमी से कनेक्टेड नहीं है। शायद वो अपने डिफरेंट तरीके की उनकी सोच है जो जम्मू के लोगों से नहीं मैच करती। लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, मैं साहस करके बोल पा रही हूँ, बट लोग खुल के बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। कोई भी जम्मू के डोमिसाइल लॉ से खुश नहीं है, जम्मू कश्मीर के। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए था कि हमें स्टडी करनी चाहिए थी, लोगों को हम अपने जम्मू के लोगों को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। कश्मीर, अगर आप ये सोचते हैं कि 15 इयर्स का ये राइडर रख के आप कश्मीर में इंटीग्रेशन लाएंगे, तो कश्मीर में इंटीग्रेशन इस डोमिसाइल लॉ से नहीं आएगी, 370 से नहीं आएगी। कश्मीर को इंटीग्रेट करने के लिए आपने कश्मीरी यूथ को एम्प्लॉयमेंट देनी है, उसके बगैर आपको कोई चारा नहीं है। क्योंकि अभी तक हमें पॉलिटिशियन डिस्टर्ब कर रहे थे, अब हमें अब की जो हमारी सरकार है वो इट इज़ अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ, सो वी मस्ट एड्रेस दैट। यहाँ पे जो बीजेपी का एक यूनिट चल रहा है, क्या वो लोग सेंटर को ये बताने में नाकाम साबित हो रहे हैं कि जम्मू कश्मीर असल में चाहता क्या है? वो सही से वो चीज़ें सेंटर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं तो पॉलिटिकल एंटिटी नहीं हूँ, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। हाँ, मैं बीजेपी की समर्थक हूँ और कुछ मैं इस बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, मगर क्योंकि आपका ये सवाल है तो मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ गैप ज़रूर है, कम्युनिकेशन गैप है, या कोई इनके जो सर्वे है, जो स्टडीज़ हैं उनमें प्रॉब्लम है, या ये आम जनता क्या सोच रही है, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर हैं उनसे इनकी डिटैचमेंट है, ऊपर से मतलब जो टॉप पोजीशन पे लोग हैं वो कितनी बात रख पाते हैं, कितनी बात नहीं रख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक्चुअल वर्कर है, जो वो है ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, हम लोग कहीं ना कहीं उनसे डिटैच हैं। और अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे भी वर्कर अभी कुछ इतना सेटिस्फाई नहीं है, मतलब उनको लग रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं है। और हो सकता है कि बड़े जो पदाधिकारी हैं हमारे बीजेपी के, वो भी यही सोच रहे हो कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो सुनवाई है किसकी? कौन सी ऐसी एजेंसी है बीजेपी की जो काम कर रही है और जो फीडबैक दे रही है? तो हमें उस एजेंसी को, आई डोंट नो, अगर ऐसी कोई एजेंसी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई तो एक एजेंसी होगी जो इनको फीडबैक दे रही होगी
क्या वो जो एजेंसी है, क्या वो ग्रुप ऑफ पीपल है, एक आदमी है, दो हैं, तीन है, वो क्यों नहीं ठीक से फीडबैक दे रहे? क्या वो अपना कुछ मतलब फायदा चाह रहे हैं, या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है? मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो बीजेपी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और मुझे लगता है अभी हालात कुछ ऐसे आ रहे हैं कि बीजेपी से लोग खुश नहीं हैं। ये तो पक्की बात है। कहीं ना कहीं हम बिल्कुल मतलब जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम बीजेपी वाले बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर लेंगे, और 370 आया, कोई बात नहीं, हमने वो एक्सेप्ट किया। उसके बाद आपने 35A का वो किया, वो हमने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। डोमिसाइल लाया, आपने बंडल्स ऑफ कंफ्यूजन्स क्रिएट कर दी। आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया, आपने कोई पूरा उसको स्टडी नहीं किया। कंफ्यूजन है, मतलब व्हाई आर वी सो कंफ्यूज्ड? रुचि मैम, एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या वजह है कि कोविड-19 के दौरान ही ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और लोगों पे थोपे जा रहे हैं? कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं आप? कैट डिसीजन आया, डोमिसाइल आया, टोल प्लाजाज की बात की जाती है, जॉब्स की बात की जाती है, सारा अभी इस कोविड-19 के दौरान ही हुआ है। कुछ चीज़ें वापस चली गई, कुछ चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आ गई हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारी स्टेट के लिए, ये हमारी स्टेट में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। नॉट अमंग कश्मीरीज ओनली, बट इन जम्मू ऑल्सो। आप जम्मू के रहने वाले हैं, आप जब लोगों से मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो मतलब क्या आप अपनी सेटिस्फेक्शन बताते हैं कि मतलब, या ये हम बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है? मतलब कैट का डिसीजन आया, वापस चला गया। BR शर्मा जी की अपॉइंटमेंट का डिसीजन आया, वापस चला गया, फिर आ गया। आपने डोमिसाइल लॉ इन अ जिफी इन्वोक कर दिया, फिर आपने उसको अमेंडमेंट कर दी। तो आप गलतियों पे गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, एक कोई ऐसी टीम बनाएं जो लोगों से कनेक्टेड हो, जो मतलब पॉलिटिकल। इसका एक कारण ये भी तो नहीं है कि सब लोग जो हैं लॉकडाउन में हैं, बंद हैं, कोई बाहर नहीं आ पाएगा, धारा 144 लगी हुई है, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा, इसका एक कारण ये भी हो सकता है? देखिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आपको घर से बाहर आना और धरना देना और नारे लगाना ही नहीं होता। प्रोटेस्ट आप आजकल जो सोशल मीडिया है वो बहुत पावरफुल मीडियम है अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए। तो प्रोटेस्ट के लिए तो बहुत सी तरीके हो सकते हैं, मैं मतलब ये मानती हूँ। लोग, मैं ये मतलब देख रही हूँ कि लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक तो मतलब हमें ये डर है कि अगर हम खुल के बोलेंगे तो हमारे पीछे ना पड़ जाए सरकार, हमारे पीछे मतलब पार्टी वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, या हमारे मतलब हमें कुछ हार्म करेंगे। हार्म तो क्या करेंगे, बट एक लोगों में डर है। या फिर ये है कि हमने तो बीजेपी को ही वोट दिया था और बीजेपी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे ठीक नहीं उतरी है। जैसे कि मैं ये कहती हूँ कि मैं बीजेपी की समर्थक हूँ, और जो मैं सोचती थी कि बीजेपी हमारी इस पे एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरी है, मगर हमें किसी ना किसी एक को आगे आके कुछ तो बोलना है ना। मतलब अंधा भगत तो नहीं बनना है ना हम। ठीक है, हम बीजेपी के समर्थक हैं, मगर अंधे समर्थक नहीं है। हमारी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, सिटीजन्स ऑफ द स्टेट, यूटी नाउ। बिल्कुल मैम। तो अगर बात करेंगे हम, जिस तरह से स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की बात की जा रही है, काफ़ी दिनों से जो खबर आ रही है कि अल्ताफ़ बुखारी जी जो हैं CM कैंडिडेट हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? मतलब एक खबर है, अभी इसमें र्यूमर है, सच है झूठ है, इसका कोई अभी कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन है। देखिए, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकती हूँ। स्टेट एडवाइजरी काउंसिल की एक बार पहले भी बात चली थी, और तब लोगों ने कहा कि ऐसा हो रहा है, मगर ऐसा हुआ नहीं। एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है या पाइपलाइन में है, तो आई विल टोटली डिसअप्रूव इट, बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू फॉर्म अ एडवाइजरी काउंसिल। एंड एडवाइजरी काउंसिल का जो चीफ होगा वो ओथ लेगा, तो वो ओथ लेगा कहाँ? मतलब वो कोई एक्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, कौन उनको एक्ट मतलब ओथ देगा, और एडवाइजरी काउंसिल करेगी क्या?
मतलब उनके पास कोई पावर्स नहीं होंगी, एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजंस हमेशा अच्छे लगते हैं। दिस इज़ नॉट टाइम फॉर मेकिंग अ एडवाइजरी काउंसिल। और फिर वो लोग करेंगे क्या? मतलब अगर उनके पास कुछ पावर्स नहीं होंगी और उनके पास कोई मतलब कोई एक्ट नहीं बना। अभी तो हमारा जो यूटी का एक कॉन्स्टिट्यूशन आई है, अभी तो वो ही हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, या मतलब लोग उससे खुश नहीं हैं। तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसीजन लेने वाली है, तो मुझे आपके माध्यम से उनको कहना है कि एक बार फिर से सोच लें। कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा गलत हो जाए कि लोग वाकई मतलब वो करने एजिटेट करने लगें। मैम, अगर बात की जाए जिस तरह से गरीब आवाम की हम बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने लोग काम करते हैं एज अ डेली वेजर्स के रूप में, कैजुअल लेबर्स के रूप में, कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। 4-4 5-5 साल तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। लैंड ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी जगहें दे के इस उम्मीद में जगहें दी कि ज़मीनें दी कि हमें नौकरी मिलेगी, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, आज नहीं तो कल हमें जॉब जो है परमानेंट जॉब मिलेगी, हम भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अपने माँ बाप का बोझ अपने सर पे उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस उन लोगों के साथ भी हो रहा है। उस तरफ क्यों नहीं इस सरकार का ध्यान जा रहा है? एसपीओज़ की अगर हम बात करेंगे, जो पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओज़ के तौर पे काम करते हैं, 24-24 घंटे उनसे ड्यूटीज़ ली जाती हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बीजेपी की अगर हम बात करें, वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने इनकी तनख्वाहें 1500 से बढ़ा के 6000 कर दी, 9000 कर दी, 12000 कर दी, 18000 कर दी। लेकिन क्या वो ये चीज़ बता सकते हैं कि 18000 में आज की डेट में वो लोग कैसे गुजारा करते होंगे? अपने बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपना दवाई खर्चा वो कैसे चलाते होंगे? बहुत अफसोस की बात है। और मैं तो पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि हम एम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। डेली वेजर जो हमारा है वो पहले से ही मतलब जब से हमारी पीडीपी की गवर्नमेंट रही है, या जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं हमारी, तो उनकी टाइम से ही डेली वेजेस को हमेशा नेगलेक्ट किया जा रहा है, एसपीओज़ को नेगलेक्ट किया जा रहा है। मुझे याद है कि 2000, 1500, फिर 3000, 3000 से 6000 एसपीओ की सैलरी कर दिया, विच इज़ पीनट, जिससे हम घर का खर्चा क्या, हम मतलब 10 दिन का खाना राशन नहीं खा सकते हैं अगर देखा जाए तो। और उसने अपना गुजारा कैसे करना है डेली वेजर ने, हम उन पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारी एम्प्लॉयमेंट का जो मैंने आपसे कहा कि 52.78% जो हमारी एजुकेटेड जनरेशन है वो जॉबलेस है। हमारे पास नौकरियां हैं, हम उनको जॉब, हम वैकेंसीज नहीं वो कर रहे हैं, फिलअप नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके पास, इनसे जो ये डीलिमिटेशन कमीशन था, इनको उस तरीके से काम करना चाहिए था। डोमिसाइल लॉ इन्वोक करने से पहले, अगर ये इंटीग्रेशन चाहते हैं या इक्वलिटी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जी कश्मीरियों को ज़्यादा हमने एब्जॉर्ब नहीं करना है, इक्वल नंबर्स में जॉब वैकेंसीज फिल करने के लिए, सबसे पहले इनका ये बनता था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाते और उस पर काम करते, ताकि पता चलता कि किस प्रोविंस की कितनी पॉपुलेशन है, और किसके कितने किस एरिया के कितने एजुकेटेड लॉट हैं, कितनी वैकेंसीज किसको देनी है, कितनी क्लासेस में कितना हमारा परसेंटेज ऑफ शॉर्टेज है वेजेस की। तो वो तो हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं, इकोनॉमी पे हम काम नहीं कर रहे हैं। यूथ इज़ टोटली डिसइंटीग्रेटेड एंड इन डिस्ट्रेस। तो हमारी स्कीम्स हैं इतनी, मैं आपको मतलब मैं गारंटी से कह दूं, इतना मैं नहीं कहती कि मतलब हमारे जो अपने लोग हैं, जो ऑफिसेज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, केवीआईसी है, केवीआईबी है, और कितने डिपार्टमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है। मतलब अब मुझे बताइए, हर एक डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, नाबार्ड है,
हर इतनी स्कीम्स हैं हमारे पास, इतनी स्कीम्स हैं, मगर क्या हम बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या उनको हम एस्टैब्लिश करने में, अपने एंटरप्राइज एस्टैब्लिश करने में उनको हम हेल्प कर पा रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। हम इसमें नाकाम हैं बहुत। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि हम, आप कंपेयर करिए, जब हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कितना, मतलब हमारी स्टेट में आज कोई भी एजुकेटेड बच्चा रहना नहीं चाहता है। वो कहते हैं हमारे पास यहाँ जॉब और प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, हमारे पास यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो यंग जनरेशन इज़ रेडी टू मूव आउट। तो अगर ऐसा ही रहा तो हमारी जनरेशन जम्मू में रही नहीं, तो आप डोमिसाइल लॉ इन्वोक करें या जो मर्जी करें, उनको फिर हमारी स्टेट से कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगी, तो रहेगा कौन? बिल्कुल। तो मैम क्या मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग एंड स्टे सेफ, और लेट अस प्रे गुड सेंस विल प्रिवेल, एंड तंदुरुस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। अफवाहों पे यकीन मत कीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रुचि चौहान खान जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ। दीदी, जो एडिट करना होगा कर लेना।